टोक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 6 को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स को, इसका चैप्टर का नेम डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स है। और इसमें लास्ट टाइम हमने फर्स्ट नॉलेज पढ़ा था, जिसमें हमने सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन को स्टडी किया बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज। और आज हमारा जो नॉलेज है ये 6.2 नॉलेज है, जिसमें डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है। डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स, और जो एसएलओज इसके अंदर हमने कवर करना है वो 3 एसएलओज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हम 2 एसएलओ करेंगे और फिर एक जो एसएलओ है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा। तो पहला जो एसएलओ है उसमें क्या है, डिस्क्राइब दैट डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब लेंथ वाइज, एक डायमेंशन में हमने डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स को देखना है कि अगर आप फोर्स लगाते हो तो लेंथ में जो चेंज आती है, उस तरह की जो डिफॉर्मेशन है वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। और ये आगे इसकी थोड़ी वजाहत भी दी है, दैट इज काज्ड बाय अ फोर्स एंड दैट इन वन डायमेंशन द डिफॉर्मेशन कैन बी टेंसाइल और कंप्रेसिव। क्या मतलब है कि लेंथ वाइज लेंथ में इजाफा भी हो सकता है और लेंथ में कमी भी आ सकती है। अगर लेंथ में इजाफा होगा तो उसे आप टेंसाइल डिफॉर्मेशन कहते हो, और अगर लेंथ में कमी आ जाए तो उसे कंप्रेसिव डिफॉर्मेशन भी कहा जा सकता है। तो पहले एसएलओ में हमने वन डायमेंशनल डिफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना है। और दूसरा जो एसएलओ है इसमें हमने क्या पढ़ना है, डिफाइन एंड यूज द टर्म्स स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड यंग मॉडुलस। इसमें 3 मेन टर्म्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है और यंग मॉडुलस क्या चीज है, ये हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। बाकी थर्ड वन जो लेक्चर है जिसमें हम यंग मॉडुलस की डिटर्मिनेशन को डिस्कस करेंगे कि एक्सपेरिमेंटली इसको कैसे डिटरमिन किया जाता है, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डिफॉर्मेशन क्या होती है बेटा, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो तो उस फोर्स की वजह से क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उसकी लेंथ में चेंज आ सकती है, उसके वॉल्यूम में चेंज आ सकती है, और ऐसे ही शेप चेंज हो सकती है। अगर लेंथ, शेप या वॉल्यूम में चेंज आ जाए ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो हम कहते हैं सॉलिड के अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो गई। अच्छा, अब इसमें किस तरह की चेंज आती है उसके अकॉर्डिंगली डिफॉर्मेशन का नाम है। अगर तो लेंथ में इजाफा हो रहा है तो इस तरह की डिफॉर्मेशन को हम टेंसाइल डिफॉर्मेशन कह देते हैं। अगर वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है तो उसे वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन कहा जा सकता है। और ऐसे ही अगर शेप में चेंज आ रही है तो उसे shear डिफॉर्मेशन का नाम दिया जा सकता है। वैसे ये सारी बातें आपको समझ आ रही। और अगर लेंथ या वॉल्यूम में कमी आती है तो फिर इनके लिए कॉमनली हम कंप्रेसिव डिफॉर्मेशन का वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बेटा इसमें थोड़ा मैंने लिख भी दिया है, हमारा जो मेन फोकस है वो तो वन डायमेंशनल डिफॉर्मेशन में है, यानी लेंथ वाइज जो डिफॉर्मेशन आती है तो उसमें 2 ही टर्म्स आएंगी, या तो स्ट्रेचिंग होगी या कंप्रेशन होगी। अगर तो स्ट्रेचिंग होती है तो फिर जो डिफॉर्मेशन है उसे टेंसाइल डिफॉर्मेशन कहा जाएगा, और अगर कंप्रेशन होती है तो ऐसे केस में जो डिफॉर्मेशन होगी उसे आप कंप्रेसिव डिफॉर्मेशन का नाम दोगे। तो ये आपने डिफॉर्मेशन के हवाले से जनरल जो है वो डिस्कशन की। अब डिफॉर्मेशन का मैकेनिज्म क्या होता है हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ डिफॉर्मेशन क्या है बेटा, सपोज करें हमारे पास ये एक मटेरियल है जिसको हमने एक वायर की फॉर्म में लिया हुआ है, और इसका ऊपर वाला एंड जो है फिक्स पोर्ट के साथ हमने बांध दिया है। ठीक हो गया। अब ये जो इसका कुछ पोर्शन ये यहां पे शो किया, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है जिसमें आपको ये जो स्फेरिकल चीजें नजर आ रही हैं ये एटम्स हैं। ठीक है, तो एटॉमिक एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो यहां पे शो कर दी है। अच्छा, अब करते क्या है कि अगर हम इसी लेंथ के साथ एक वेट को हैंग कर दें, फिर लोड अटैच कर दें, तो जाहिर सी बात है लोड की कोई मैस होगी
उस मैस की वजह से उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी। अब जैसे ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी तो उसने इस लेंथ के ऊपर, इस वायर के ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर देनी है। उस फोर्स को हम यहां पे अप्लाइड फोर्स कह देते हैं। तो जैसे ही हम अप्लाइड फोर्स लगाएंगे तो अच्छा, ये एक मजीद माइक्रोस्कोपिक व्यू में एटम्स के दरमियान जो बॉन्डिंग है उसको शो किया हुआ है। अच्छा, बात करते हैं जब फोर्स लगेगी तो इस फोर्स की वजह से ये वायर स्ट्रेच होगी। अब ये वायर की स्ट्रेचिंग कैसे होती है? बेसिकली आपको पता है कि हर मटेरियल के अंदर एटम्स हैं और एक जैसे एटम्स के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिसे आप कोहेसिव फोर्स कहते हो। तो एटम्स अपने आप को अपनी फिक्स पोजीशन पे रखते हैं ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, लेकिन जैसे हम अप्लाइड फोर्स लगाते हैं तो एटम्स अपनी फिक्स पोजीशन, जिसको हम उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, वहां से ये डिस्प्लेस होते हैं। ये यहां पे लिखा भी है, व्हेन मटेरियल इज डिफॉर्म्ड। डिफॉर्म्ड कैसे किया जाएगा? फोर्स लगा के। तो उसमें जो एटम या मॉलिक्यूल्स हैं दे आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन से वो डिस्प्लेस होंगे। और जब एटम्स डिस्प्लेस होंगे तो लेकिन कोहेसिव फोर्स तो उनको करीब करना चाह रही है, कोहेसिव फोर्स तो उनको दूर जाने से रोकेगी, लेकिन उसी फोर्स के अगेंस्ट हमारी फोर्स की वजह से यहां पे एटम्स दूर होंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस होंगे। अब सारे एटम्स अगर थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस होते हैं तो ओवरऑल एक यहां पे एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी, और वो एक्सटेंशन हमारे पास मटेरियल के अंदर नजर आती है कि मटेरियल हमारा स्ट्रेच हो गया। अब एटॉमिक लेवल पे क्या होता है? एटॉमिक लेवल पे भी जाहिर सी बात है, जब एटम दूर दूर होंगे तो उनका जो बॉन्ड है वो भी स्ट्रेच हो जाएगा। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से वहां पे बॉन्ड स्ट्रेचिंग आ जाएगी। लेकिन एक बात याद रखो, अब जितनी देर तक हमारी अप्लाइड फोर्स है उतनी देर तक तो यहां पे ये इस तरह की सिचुएशन रहेगी। और एक और बात है कि अगर हमारी ये जो फोर्स है, ये कोहेसिव फोर्स जो एटम्स के बिटवीन है, उससे ज्यादा हम इसको एक्सीड नहीं करते, उससे ज्यादा अगर हम इसको नहीं बढ़ाते तो होगा क्या कि जैसे ही हम इस अप्लाइड फोर्स को रिमूव करेंगे तो वो जो कोहेसिव फोर्स है वो दोबारा एक्शन में तो तभी थी, लेकिन वो अपना एक्शन दिखाएगी और एटम्स को वापस उनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले आएगी। जब एटम्स अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएंगे तो आप कहोगे मटेरियल ने अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लिया, ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लिया। और इसको यहां पे जरा देखो कि ये फोर्स लगाने की वजह से ये जो आपको नजर आ रहा है ये इसकी स्ट्रेचिंग है, ठीक है, इसको आप कह सकते हो डिफॉर्मेशन। ये ऐसी डिफॉर्मेशन है जो रिकवरेबल है, यानी ये खत्म की जा सकती है। जैसे अप्लाइड फोर्स को रिमूव करते हो तो ये खत्म हो जाती है। यहां पे आप देख रहे हो कि वायर वापस अपनी असल हालत में आ गई। तो ऐसी डिफॉर्मेशन जो आरजी तौर पर होती है उस डिफॉर्मेशन को आप इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हो। तो इसलिए यहां पे जो टर्म लिखी हुई है इसके साथ इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी लिख लेना चाहिए कि जो हमें ये जो स्ट्रेचिंग मिल रही है ये स्ट्रेचिंग एक इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। लेंथ में जो इजाफा हुआ है ये एक इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, क्योंकि हमारी जो अप्लाइड फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स की स्ट्रेंथ को एक्सीड नहीं कर रही, उससे ज्यादा नहीं है। हम ये कह देते हैं कि इलास्टिक लिमिट एक्सीड नहीं हुई। कोहेसिव फोर्स की स्ट्रेंथ को एक्सीड ना करने का मतलब है कि इलास्टिक लिमिट एक्सीड नहीं हुई। और अगर इलास्टिक लिमिट एक्सीड नहीं होती तो अप्लाइड फोर्स के रिमूव करने पे जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो वायर की फॉर्म में है ये अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आ जाता है। ठीक हो गया बेटा? तो ये आपने यहां पे अंडरस्टैंड किया कि डिफॉर्मेशन में होता क्या है। डिफॉर्मेशन में फोर्स लगाने पे जो एटम्स हैं वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस होते हैं, और उस डिस्प्लेसमेंट में लेंथ में इजाफा भी हो सकता है, लेंथ में कमी भी आ सकती है। अगर हम दोनों साइडों से बिल्कुल फोर्स इस तरह से लगाएं तो फिर लेंथ में कमी भी आ सकती है, फिर उस डिफॉर्मेशन को आप कंप्रेसिव डिफॉर्मेशन कह दोगे। लेकिन वो भी अगर हमारी अप्लाइड फोर्स वहां पे ऐसी है कि वो परमानेंट डिफॉर्म नहीं होता तो उसे आप इलास्टिक डिफॉर्मेशन ही कहोगे। अब अगली बात करते हैं। अच्छा, ये जो पीछे हमारे पास मटेरियल का वापस अपनी असल हालत में आना है इस बिहेवियर को इलास्टिसिटी कहा जाता है कि अगर अप्लाइड फोर्स को रिमूव किया जाए
और एटम वापस अपनी असल हालत में आ जाए या मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए, तो आप कहते हो दिस बिहेवियर इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। मटेरियल के अंदर इलास्टिसिटी है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब बेटा अगर हमने ये जो अप्लाइड फोर्स लगाई थी, ये लोड हैंग करके लगाई थी, अब अगर ये जो लोड है वो हैवी लगा दें तो इसका मतलब हमारी अप्लाइड फोर्स बहुत ज्यादा होगी। और अगर इतनी ज्यादा है कि ये कोहेसिव फोर्स की स्ट्रेंथ से एक्सीड कर गई है, तो हम ये कहते हैं कि इलास्टिक लिमिट एक्सीड कर दी गई है। और जब इलास्टिक लिमिट एक्सीड होगी तो यहां पे हमारे पास ये टोटल जो स्ट्रेचिंग हुई है, इसमें दो तरह की स्ट्रेचिंग होगी, दो तरह की डिफॉर्मेशन होगी। वो अभी आपको समझ आ जाता है कि दो तरह की डिफॉर्मेशन क्या है। कि अब ऐसे केस में आप यहां पे एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखो तो इसमें जो एटम्स हैं, एटॉमिक प्लेन, वो अपनी जगह से स्लाइड कर गए, और स्लाइड करने की वजह से इसकी शेप में एक चेंज आ गई है और ये एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गई है। अच्छा, अब यहां पे अगर हम अप्लाइड फोर्स को रिमूव करते हैं तो हम ये देखते हैं कुछ किसी हद तक तो मटेरियल वापस उसकी लेंथ में कमी आएगी, लेकिन एग्जैक्टली ओरिजिनल लेंथ पे ये मटेरियल नहीं आता। और अगर ये एग्जैक्टली ओरिजिनल लेंथ पे नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर परमानेंटली एक बगाड़ पैदा हो गया, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गई। उस परमानेंट डिफॉर्मेशन को हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। कि आपने हैवी लोड लगा के इस मटेरियल के अंदर दो तरह की डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर दी, इलास्टिक भी और प्लास्टिक भी। जैसे हमने यहां पे ये हैवी लोड को हटाया, इलास्टिक डिफॉर्मेशन तो रिकवर हो गई, लेकिन प्लास्टिक मटेरियल के अंदर रिटेन कर गई और मटेरियल अपनी असल हालत में ना आ सका। इस बिहेवियर को, जिसमें मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, इसको आप प्लास्टिसिटी कहते हो और इस डिफॉर्मेशन को आप प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का नाम देते हो। तो ये यहां पे लिखा भी हुआ है, इट इज अ परमानेंट डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज अ परमानेंट डिफॉर्मेशन। और इसमें होता क्या है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आ जाती है, क्योंकि जो हमारी कोहेसिव फोर्सेस हैं कैन नॉट रिस्टोर द शेप। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि हमारी जो फोर्स है, अप्लाइड फोर्स, वो कोहेसिव फोर्स की स्ट्रेंथ से एक्सीड कर जाती है, इलास्टिक लिमिट को एक्सीड कर लेती है, जिसकी वजह से एटम्स वापस अपनी असल इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिटेन नहीं कर पाते और मटेरियल के अंदर परमानेंटली एक डिफॉर्मेशन आ जाती है और उसको आप प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का नाम देते हो। अच्छा, अब ये जो डिफॉर्मेशन है, इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें कुछ टर्म्स को स्टडी करना पड़ेगा, जिसमें फर्स्ट टर्म जो है वो स्ट्रेस क्या होती है। बेटा स्ट्रेस को मैंने यहां पे डिफाइन किया है। स्ट्रेस क्या चीज है? स्ट्रेस बेसिकली कैसे प्रोड्यूस होती है? अगर आपने भी पीछे देखा कि हम मटेरियल के ऊपर फोर्स लगाते हैं, वायर की फॉर्म में अगर मटेरियल है, हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और इस फोर्स के लगाने के पर एटम्स अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या होते हैं? डिस्प्लेस होते हैं। लेकिन जैसे वो डिस्प्लेस होंगे तो वहां पे इंटरनली एक फोर्स जनरेट होगी जो कोशिश करेगी कि एटम वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ जाएं। उस इंटरनल फोर्स को आप रिस्टोरिंग फोर्स भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? रिस्टोरिंग फोर्स। अब उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मटेरियल के इनसाइड एक स्ट्रेचिंग जनरेट हो जाएगी और उस स्ट्रेचिंग में स्ट्रेस किसे कहते हैं? हम कहते हैं मटेरियल इन अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस। मटेरियल के अंदर क्या हो गई है? एक स्ट्रेस जनरेट हो गई है। अब स्ट्रेस को डिफाइन कैसे करते हैं? स्ट्रेस को हम डिफाइन करते हैं वो जो इंटरनल फोर्स जनरेट हुई है मटेरियल के अंदर पर यूनिट एरिया, उसे आप स्ट्रेस का नाम देते हो। तो स्ट्रेस इज बेसिकली इंटरनल फोर्स जनरेटेड विद इन द मटेरियल पर यूनिट एरिया व्हेन अप्लाइड फोर्स इज एक्सर्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। जब आप अप्लाइड फोर्स लगाते हो तो उस केस में मटेरियल के अंदर एक इंटरनल फोर्स जनरेट होती है जो मटेरियल को वापस उसकी ओरिजिनल हालत में लाना चाह रही होती है। वो इंटरनल फोर्स जो जनरेट हुई है उसको अगर एरिया के साथ डिवाइड कर दें, सरफेस जो भी आपके पास जिस सरफेस पे फोर्स लगाई जा रही है उसके एरिया से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास स्ट्रेस आ जाती है। अच्छा, स्ट्रेस तो फिर मटेरियल के अंदर होती है, लेकिन हम इसको मेजर कैसे करें? बेटा हम अज्यूम करते हैं कि जितनी हमारी अप्लाइड फोर्स है उतनी इंटरनल फोर्स जनरेट होती है। ऐसी हालत में हम ये अज्यूम करते हैं कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में हम स्ट्रेस को कैसे मेजर कर लेते हैं कि जितनी भी अप्लाइड फोर्स है
उसको एरिया से डिवाइड कर दो तो हमारे पास वहां पे स्ट्रेस की वैल्यू आ जाती है। हकीकत में तो स्ट्रेस निकालना हो तो वो उसके लिए आपको इंटरनल फोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुई है उसको एरिया से डिवाइड करना पड़ता है। तो लेकिन चूंकि हमारे पास इजीएस्ट वे यही है कि इक्विलिब्रियम अज्यूम करें और वहां पे फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दें, और इक्विलिब्रियम में हमारी इंटरनल फोर्स किसके बराबर होगी? अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो स्ट्रेस जो है वो फोर्स ओवर एरिया कैलकुलेट की जा सकती है। बिल्कुल ये बेसिकली स्ट्रेस मटेरियल के अंदर जनरेट हो रही होती है। अच्छा, ये एक मैंने डिफरेंस भी लिखा है प्रेशर और स्ट्रेस के दरमियान, वो यही डिफरेंस है कि स्ट्रेस बेसिकली क्या होती है? स्ट्रेस इज द इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया विद इन द मटीरियल दैट अराइज ड्यू टू एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्सेस। एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्सेस की वजह से ये इंटरनल स्ट्रेस जनरेट होती है। और अगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर आप इसको मेजर करना चाह रहे हो तो आपको इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया करना पड़ेगा। लेकिन जो प्रेशर होता है, प्रेशर का फॉर्मूला तो भी तो ऐसे ही है, फोर्स ओवर एरिया, और स्ट्रेस का फॉर्मूला भी सेम ऐसा ही है। तो फिर डिफरेंस क्या है इसमें? वो डिफरेंस मैंने यहां पे बताया है। अगर जब आप प्रेशर की बात करते हो तो उसमें आप एक्सटर्नल फोर्स को एरिया से डिवाइड करते हो, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। जब भी आप प्रेशर की बात करोगे तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स जो है उसका इफेक्ट देखा जा रहा होता है, जबकि स्ट्रेस के केस में आप इंटरनल फोर्स का इफेक्ट देख रहे होते हो। लेकिन हम इक्विलिब्रियम में इसको कंसिडर करते हुए एक्सटर्नल फोर्स की तरफ आ जाते हैं, लेकिन अदरवाइज स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बात की जाए तो इसमें इंटरनल फोर्स ही कंसिडर की जाती है। तो बेटा ये प्रेशर और स्ट्रेस के दरमियान फर्क है। एक और भी फर्क है कि प्रेशर तमाम डायरेक्शन से अप्लाई हो रहा होता है एक्सटर्नली, जबकि जो स्ट्रेस है वो आपके पास नॉर्मल डायरेक्शन पे भी लग रही होती है और किसी सरफेस के ऊपर टेंजेंट के डायरेक्शन में भी हो सकती है। वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि वो स्ट्रेसेस क्या होती हैं। अब स्ट्रेसेस की मेजर दो टाइप्स हैं, एक है नॉर्मल स्ट्रेस और एक है शियर स्ट्रेस। पहले हम नॉर्मल स्ट्रेस की बात करेंगे, और चूंकि हमारा जो मेन कंसर्न तो वन डायमेंशनल डिफॉर्मेशन में, लेकिन थोड़ा बहुत हम अदर डिफॉर्मेशन भी अंडरस्टैंड करेंगे। बेटा नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है? नॉर्मल स्ट्रेस ऐसी स्ट्रेस है जिसमें हमारी जो फोर्स है वो सरफेस के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर लगती है। जैसे हमारे पास ये कुछ सिलेंडर है और इस सिलेंडर का ये वाला जो एरिया होता है इसे क्रॉस सेक्शनल एरिया कहती हैं। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की सरफेस के ऊपर फोर्स को नॉर्मली अप्लाई किया जा रहा है, परपेंडिकुलरली अप्लाई किया जा रहा है। तो जब नॉर्मल फोर्स को एरिया से डिवाइड करोगे तो हमारे पास जो स्ट्रेस आएगी उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम नॉर्मल स्ट्रेस का नाम देंगे। बेटा मेरी बात समझ आई है? अच्छा, इसमें अगर आप बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हो तो इसमें तो स्ट्रेचिंग होगी, तो इस स्ट्रेस को आप टेंसाइल स्ट्रेस कहोगे। ऐसी स्ट्रेस जिसने लेंथ को इंक्रीज कर दिया, ऐसी नॉर्मल स्ट्रेस जिसने लेंथ को इंक्रीज कर दिया उसे आप टेंसाइल स्ट्रेस का नाम देते हो। और अगर फोर्सेस इनवर्ड लग रही हैं, है तो परपेंडिकुलर, है तो ये नॉर्मल फोर्स, तो ऐसे केस में लेंथ में कमी आ जाएगी, तो इस नॉर्मल स्ट्रेस को आप कंप्रेसिव स्ट्रेस का नाम भी दे सकते हो। तो नॉर्मल स्ट्रेस यहां पे कंप्रेसिव भी हो सकती है और कैसी हो सकती है? टेंसाइल भी हो सकती है। टेंसाइल नॉर्मली स्ट्रेचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वर्ड। लो बेटा, इसके अलावा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी हो सकती है। ये तो वन डायमेंशनल डिफॉर्मेशन नहीं है, ये तो थ्री डायमेंशनल डिफॉर्मेशन होगी। अगर आपके पास कोई भी एक ओरिजिनल वॉल्यूम है और तमाम डायरेक्शन से हम अगर फोर्स लगा रहे हैं तमाम एरियाज के ऊपर परपेंडिकुलरली, यानी सरफेस के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, तो इसका मतलब इस केस में भी नॉर्मल स्ट्रेस ही बनेगी, लेकिन ये ऐसी स्ट्रेस होगी जो वॉल्यूम को डिक्रीज करेगी। किसको डिक्रीज करेगी? वॉल्यूम को डिक्रीज करेगी, और इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का नाम दिया जाता है। वैसे इसको कंप्रेसिव स्ट्रेस भी कहा जा सकता है। मैंने पीछे भी आपको बताया, वॉल्यूम में रिडक्शन आ रही है या लेंथ में रिडक्शन आ रही है तो उनके लिए कॉमन जो वर्ड है वो आप कंप्रेसिव स्ट्रेस का यूज कर सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारे पास शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस में क्या होता है बेटा? अगर यहां पे हम जो फोर्सेस लगा रहे हैं, ये हमारे पास को क्यूब है, इसके दो जो अपोजिट फेसेस हैं, हम उनके ऊपर बिल्कुल इन सरफेस के पैरेलल फोर्स लगाते हैं, यानी ये हमारा एरिया है और ये फोर्स बिल्कुल इस सरफेस के बिल्कुल पैरेलल है। ऐसा ही यहां भी है
नीचे वाली सरफेस इस तरह से है और ये फोर्स इस नीचे वाली सरफेस के पैरेलल है। तो जब हम फोर्सेस को सरफेस के पैरेलल लगाएंगे तो ऐसे केस में ये जो सरफेस है ये डिस्प्लेस होंगी, और जब ये सरफेस डिस्प्लेस होंगी तो इस ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज आ जाएगी। तो ऐसी स्ट्रेस जो शेप को चेंज करती है उसे आप शियर स्ट्रेस कहते हो, और शियर स्ट्रेस के अंदर जो फोर्स होती है वो सरफेस के बिल्कुल पैरेलल लगाई जाती है। तो यहां पे इसको मैंने लिखा भी है, शियर स्ट्रेस क्या है, फोर्स अप्लाइड पैरेलल टू द सरफेस causing the deformation by sliding the layers over each other। क्या मतलब है कि हमारे पास इसमें जो एटॉमिक प्लेन्स हैं वो स्लाइड कर जाते हैं, और उन स्लाइडिंग की वजह से हमारे ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है, और हम कहते हैं ये शियर स्ट्रेस अप्लाई हुई है। अच्छा, इसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा वो स्ट्रेन के बारे में है। स्ट्रेन क्या चीज है बेटा? बेसिकली जो स्ट्रेन होती है वो मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव डिफॉर्मेशन है, यानी बगाड़ की मेजरमेंट है, डिफॉर्मेशन की मेजरमेंट है। लेकिन कौन सी डिफॉर्मेशन? रिलेटिव डिफॉर्मेशन। रिलेटिव डिफॉर्मेशन क्या मतलब है कि ओरिजिनल शेप के लिहाज से डिफॉर्मेशन कितनी प्रोड्यूस हुई है, ओरिजिनल शेप के लिहाज से डिफॉर्मेशन कितनी प्रोड्यूस हुई है उसे आप रिलेटिव डिफॉर्मेशन कह सकते हो, या उसे फ्रैक्शनल डिफॉर्मेशन भी कहा जा सकता है, फ्रैक्शनल डिफॉर्मेशन। और इसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है? जितनी भी चेंज आई है उसको ओरिजिनल क्वांटिटी के साथ डिवाइड कर दो। जैसे डेल्टा क्यू अगर यहां पे चेंज आई है वो लेंथ में चेंज भी हो सकती है, वो वॉल्यूम में चेंज भी हो सकती है। तो चेंज को ऊपर लिखोगे और नीचे ओरिजिनल वैल्यू को लिखोगे। अगर लेंथ वाइज बात करोगे तो नीचे ओरिजिनल लेंथ आ जाएगी, अगर वॉल्यूम वाइज बात करोगे तो नीचे ओरिजिनल वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये मैंने स्ट्रेन को जनरल बेस से डिफाइन कर दिया कि स्ट्रेन इज बेसिकली फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज या फ्रैक्शनल डिफॉर्मेशन भी कह सकते हो। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, अब स्ट्रेन भी आगे तीन टाइप्स की है हमारे पास। एक टेंसाइल स्ट्रेन है, अगर लेंथ में इजाफा हो रहा हो तो उस केस में जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी उसे आप टेंसाइल स्ट्रेन का नाम दोगे, और इसे आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है। इसका जो फॉर्मूला है अगर उसको लिखें तो ये हो जाएगा डेल्टा एल अगर चेंज इन लेंथ है और एल अगर ओरिजिनल लेंथ है। जैसे यहां पे ये हमारे पास अगर ओरिजिनल लेंथ एल है और इसमें इतना इजाफा हो गया, ये जितना भी लेंथ में इजाफा हो इसे डेल्टा एल कहा जा रहा है, तो डेल्टा एल को आप एल से डिवाइड करोगे। अच्छा, मुझे बता सकते हो कि ये जो हमने स्ट्रेन डिफाइन की है इसका यूनिट क्या होगा? नो यूनिट, क्योंकि ये सेम क्वांटिटीज की रेशो है, ये सेम क्वांटिटीज की रेशो है, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। ये मैंने अभी टेंसाइल स्ट्रेन का नाम दिया है, और अगर लेंथ में कमी आएगी तो फिर इसको आप कंप्रेसिव स्ट्रेन का नाम भी दे सकते हो। अब अगली बात आती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अच्छा, पीछे मैंने लेंथ वाइज सिर्फ बात की थी, अगर आप ओवरऑल देखो तो ये तो क्यूब है तो इसका तो एक वॉल्यूम है, तो यहां पे अगर इसका वॉल्यूम है तो जैसे लेंथ में चेंज आएगी तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो अगर वॉल्यूम में चेंज आती है स्ट्रेस अप्लाई करने पे तो फिर हमारे पास यहां पे जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई है उसे आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का नाम देते हो। और जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है उसे कैसे लिखेंगे? चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। यहां भी कोई यूनिट नहीं बनेगा। क्लियर हो गया बेटा? तो ये आपने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और टेंसाइल स्ट्रेन को अंडरस्टैंड किया। इसके बाद शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन कैसी स्ट्रेन है? अगर डिफॉर्मेशन ऐसी है कि शेप में चेंज आ जाती है, हम अगर शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और शियर स्ट्रेस के लिए हमारी जो फोर्स है वो सरफेस के बिल्कुल पैरेलल लगनी चाहिए, तो अगर ऐसी फोर्स लगाएंगे तो शियर स्ट्रेस अप्लाई हो जाएगी, और शियर स्ट्रेस जो स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगी उसे आप
shear strain का नाम देते हो, और that is only due to change in shape। ये शेप में चेंज की वजह से होती है। अब इसको मेजर कैसे करेंगे, शेप की चेंज कैसे मेजर की जा सकती है, उसी के लिए मैंने इसी क्यूब को दोबारा कंसिडर किया है। अगर मैं इसके नीचे वाले फेस को फिक्स कर दूं और ऊपर वाला जो फेस है बिल्कुल उसके पैरेलल एक फोर्स लगाना शुरू कर दूं, जब मैं ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो जो फेस नीचे फिक्स है उसके ऊपर बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी, और इस वजह से होगा क्या कि ये फेस हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हो जाएगा। सपोज करें कि अगर डेल्टा एक्स यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो गई है, इतनी डिस्प्लेसमेंट हो गई है, डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गई, और इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये क्यूब नहीं रहेगा, अब कुछ और बन गया, पैरेलल पाइप शेप टाइप की एक चीज बन गई, तो इसकी शेप में क्या आ गई, चेंज आ गई। और अब मैं अगर इस चेंज इन शेप को मेजर करना चाहूं तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसमें जितनी भी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुई है उसको मैं ओरिजिनल हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ डिवाइड कर देता हूं। अगर ओरिजिनल हाइट यहां पे एक्स है तो मैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो डेल्टा एक्स है उसको ओरिजिनल हाइट एक्स के साथ डिवाइड कर दूंगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, ये shear strain की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और बात, जरा मैं अगर इसको यहां पे एक ट्राइंगल बना लूं तो यहां पे अगर एंगल 5 बन रहा है तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं tan phi निकालूं तो मेरे पास tan phi किसके बराबर होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गई, तो परपेंडिकुलर डेल्टा एक्स बनेगा और बेस यहां पे एक्स बनेगी। इस तरह से जो डेल्टा एक्स ओवर एक्स है वो किसके बराबर हो गया, ये तो tan phi के बराबर भी है। वैसे तो मैंने कहा था ये shear strain है, तो ये tan phi के बराबर भी। इन शॉर्ट अब ये कह लो कि जब भी आप यहां पे कोई हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करोगे तो आपकी जो ओरिजिनल साइड है वो डिस्प्लेस हो गई, तो वो उसने कुछ ना कुछ एंगल स्वीप किया, जितना ज्यादा एंगल स्वीप होगा वहां पे tan phi की वैल्यू भी ज्यादा होगी और आपको होगी shear strain भी ज्यादा है। वैसे नॉर्मली जब आप स्मॉल एंगल्स पे बात करते हो तो ऐसे केस में मैथ कहता है कि tan phi और phi आपस में इक्वल हो जाते हैं, tan phi और phi की वैल्यू बराबर हो जाती है, तो फिर हमारे पास जो shear strain है उसको phi के बराबर भी लिखा जा सकता है, दैट कैन बी रिटन इक्वल टू phi। तो ये आपने देखा कि shear strain को मेजर कैसे किया जा सकता है और ये कैसे प्रोड्यूस होगी। इसके लिए हमारी जो डिफॉर्मेशन जो स्ट्रेस है वो लाजमी shear स्ट्रेस होनी चाहिए, और shear स्ट्रेस के लिए जो फोर्स है दैट मस्ट बी पैरेलल टू द सरफेस। लो बेटा, अगला जो पॉइंट है, अब हमने बेसिकली इलास्टिक मॉडुलस की तरफ जाना है, उसके लिए हम हुक्स लॉ को अंडरस्टैंड करेंगे। बेटा हुक्स लॉ जो है वो क्या है, हुक एक साइंटिस्ट था, उसने ये कहा था कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो उसमें स्ट्रेन भी प्रोड्यूस ज्यादा होगी, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन विद एन इलास्टिक लिमिट, विद एन इलास्टिक लिमिट, विद एन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब है कि हमारी जो कोहेसिव फोर्स स्ट्रेंथ है, हमारी अप्लाइड फोर्स उस स्ट्रेंथ से ज्यादा ना हो, उसको एक्सीड ना करे, ताकि मटेरियल के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आए। ये टेम्पररी डिफॉर्मेशन तक बातें हो रही हैं, कहां तक बातें हो रही हैं, टेम्पररी डिफॉर्मेशन, कि अगर आप अपनी अप्लाइड स्ट्रेस को रिमूव भी कर दो तो मटेरियल वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाए। तो हुक्स लॉ एक इलास्टिसिटी के अंदर अंदर एप्लीकेबल है, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और आप जानते हो जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करती हैं तो हमें यहां पे एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो यहां पे एक कांस्टेंट आ गया। मैं अगर इस कांस्टेंट को लिखना चाहूं तो ये कांस्टेंट किसके बराबर होगा, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ये हमारे पास कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा, जो यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसी कांस्टेंट को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है। इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक मॉडुलस का नाम दिया जाता है। अच्छा, अब इलास्टिक मॉडुलस को मैंने अभी पीछे लिख भी दिया, वो किसके बराबर आ रहा है, इलास्टिक मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू स्ट्रेन, लेकिन विद इन द इलास्टिक लिमिट, ये बात विद इन द इलास्टिक लिमिट की जा रही है। तो ये डेफिनेशन यहां पे आपको मिल भी जाएगी, इलास्टिक मॉडुलस आल्सो नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्वांटिफाइज अ मटेरियल्स रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। ये भी मैं आपको समझाता हूं ये क्या है। वैसे इसकी जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई है
इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। अब इसकी जो ऊपर वाला पॉइंट लिखा है इसका मतलब क्या है? बेसिकली जो इलास्टिक मॉडुलस होता है बेटा, ये किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस की मेजरमेंट है अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। भाई आप किसी मटेरियल में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना चाहते हो तो क्या मटेरियल आसानी से डिफॉर्म होता है? नहीं, वो एक रुकावट पेश करता है, वो कोशिश करता है कि उसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस ना हो। जो मटेरियल ज्यादा रुकावट पेश करेगा, ज्यादा रेजिस्टेंस पेश करेगा ताकि डिफॉर्मेशन ना हो, आप कहोगे उसका इलास्टिक मॉडुलस भी ज्यादा। इन अदर वर्ड्स, कौन से मटेरियल हैं जो आसानी से डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होने नहीं देते, जो ज्यादा स्टिफ होते हैं, जो ज्यादा सख्त होते हैं? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो इलास्टिक मॉडुलस है ये स्टिफनेस की मेजरमेंट है। जितना मटेरियल ज्यादा स्टिफ होगा, इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक हो गया बेटा? तो ये आपने इलास्टिक मॉडुलस किस चीज की मेजरमेंट है उसको अंडरस्टैंड किया। इट इज अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन, या इट इज अ मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल। मटेरियल की स्टिफनेस है, आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हो लेकिन डिफॉर्मेशन ना होने के बराबर प्रोड्यूस हो, तो इस केस में आप कहोगे कि वो ज्यादा स्टिफर है, उसका इलास्टिक मॉडुलस ज्यादा है। अच्छा, अब इसकी जो डिपेंडेंस है ये डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे कि मटेरियल कैसा है। मटेरियल चेंज करोगे तो इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू भी चेंज होगी। और दूसरा टेम्परेचर पे। अच्छा, टेम्परेचर के साथ क्या फर्क पड़ता है? मैंने अभी इलास्टिक मॉडुलस का फॉर्मूला यहां पे लिखा। इलास्टिक मॉडुलस जो है वो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। वैसे स्ट्रेस को जो है वो हम सिग्मा से भी जाहिर कर देते हैं और स्ट्रेन को ई से जाहिर कर देते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है। अब होता क्या, अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो जो एटम्स है वो दूर दूर जाएंगे, फैलाव की तरफ। मटेरियल फैलता है, एक्सपैंड होगा, एटम दूर दूर होंगे तो उनके दरमियान जो कोहेसिव फोर्स है वो क्या होगी? कम हो जाएगी। तो वहां पे वो इंटरनल फोर्स जो मटेरियल को वापस उसकी असल हालत में ला सकती है वो डिक्रीज कर जाती है। और अगर वो इंटरनल फोर्स कम हो गई तो इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया जो कि हमारे पास स्ट्रेस के बराबर है, तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर स्ट्रेस कम हो जाता है तो इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू भी कम हो जाती है। तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू डिक्रीज होती है मोस्ट ऑफ मटेरियल्स एक्सेप्ट रबर। रबर की सिचुएशन अलग है, उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से कभी रबर को आप आग लगाओ वो ज्यादा हार्ड हो जाता है, इसका मतलब वो स्टिफनेस बढ़ गई है। रबर के अलावा बाकी सारे मटेरियल्स के केस में वो मैंने आपको बता दिया कि टेम्परेचर बढ़ाने से इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू कम होती है। और इसके यूनिट को देखना चाहो। अच्छा, स्ट्रेस जो हमारे पास है ये तो होता है फोर्स ओवर एरिया, और जो हमारे पास स्ट्रेन है वो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ भी हो सकती है, चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम भी हो सकता है। तो उसका तो कोई यूनिट नहीं होता। तो इलास्टिक मॉडुलस का यूनिट कौन डिसाइड करेगा? सिर्फ स्ट्रेस डिसाइड करेगी। जो स्ट्रेस का यूनिट है वही हमारे पास इलास्टिक मॉडुलस का यूनिट होगा। और आप मुझे बताओ, स्ट्रेस चूंकि फोर्स ओवर एरिया है तो इसका यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल के बराबर लेते हो। तो स्ट्रेस का यूनिट अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो हमारे पास इलास्टिक मॉडुलस का यूनिट भी क्या बनेगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही बनेगा, जो कि यहां पे मैंने लिखा हुआ है। बेटा बात समझ आ गई? तो ये आपने एक ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि इलास्टिक मॉडुलस हैज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ स्ट्रेस। अब इसके बाद इलास्टिक मॉडुलस की टाइप्स, इसकी मेजर 3 टाइप्स हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास यंग मॉडुलस होता है, और एक बल्क मॉडुलस है, और एक शियर मॉडुलस होता है। जो यंग मॉडुलस है उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? अगर लेंथ में चेंज आ रही है, लेंथ बढ़ रही है तो या लेंथ कम हो रही है, तो उस केस में जो स्ट्रेस होगा उसे टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे, और जो स्ट्रेन या कंप्रेसिव स्ट्रेस कहेंगे, और जो स्ट्रेन होगी उसे टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेन कहेंगे। तो यंग मॉडुलस का जो वास्ता है वो लीनियर डिफॉर्मेशन के साथ है। किसके साथ है? लीनियर, वन डायमेंशनल डिफॉर्मेशन के साथ है। तो टेंसाइल स्ट्रेस को टेंसाइल स्ट्रेन के साथ डिवाइड कर दो, हमारे पास यंग मॉडुलस आ जाएगा। स्ट्रेस का फॉर्मूला तो एक ही है, फोर्स ओवर एरिया। और चूंकि टेंसाइल स्ट्रेन के लिए या कंप्रेसिव स्ट्रेन के लिए
आप चेंज इन लेंथ को ओरिजिनल लेंथ के साथ से डिवाइड करोगे, और अगर इसको रीअरेंज किया जाए तो एल ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है यंग मॉडुलस को। दूसरी तरफ बल्क मॉडुलस की बात करें, बेटा जो बल्क मॉडुलस है इसका दूसरा नाम मॉडुलस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी भी है। वैसे ये बल्क मॉडुलस कंप्रेसिबिलिटी का रेसिप्रोकल होता है, यानी ऐसे भी लिख सकते हो, अगर बल्क मॉडुलस को के से जाहिर किया जा रहा है तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। ये कंप्रेसिबिलिटी का रेसिप्रोकल होता है। लेकिन पहले तो आपको बल्क मॉडुलस का पता होना चाहिए। ये है क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के साथ डिवाइड करो। 3 डायमेंशनल डिफॉर्मेशन जब आएगी, कौन सी 3 डायमेंशनल डिफॉर्मेशन, वॉल्यूम में चेंज आएगी, तो तब जो मॉडुलस की बात की जाएगी उसे आप बल्क मॉडुलस का नाम देते हो। ठीक हो गया। और इसको मॉडुलस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी भी कहा जाता है। फार्मूला आपके सामने लिख दिया है। जो स्ट्रेस है वो तो फोर्स ओवर एरिया है, जबकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की जगह पे डेल्टा वी ओवर वी आ गया। एक बात याद रखनी है, जो मटेरियल ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं इसका मतलब वो ज्यादा डिफॉर्म होंगे, उनकी स्टिफनेस कम होगी, इसलिए उनका इलास्टिक मॉडुलस कम होगा। मोर कंप्रेसिबिलिटी लेस बल्क मॉडुलस, तो जो कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी उनका बल्क मॉडुलस कम होता है। तो बेटा अगली बात, शियर मॉडुलस। शियर स्ट्रेस को शियर स्ट्रेन से डिवाइड कर दो, और शियर का वर्ड ज्यादातर शेप चेन के साथ रिलेटेड है, तो वो हमने फॉर्मूला भी लिख दिया, नीचे शियर स्ट्रेन की वैल्यू पुट कर दी है। तो ये आपने तीनों टाइप्स के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को अंडरस्टैंड किया। अब एक बात मुझे बताएं कि यंग मॉडुलस में लेंथ चेंज की बातें करते हैं, और जो शियर मॉडुलस है उसमें शेप चेंज की बातें करते हैं। अब अगर आपके पास कोई फ्लूइड है, गैस है या वो लिक्विड है, बताओ उनकी कोई डेफिनेट लेंथ होती है? उनकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, और ना ही उनकी कोई डेफिनेट शेप होती है, ना लेंथ होती है ना ही डेफिनेट शेप होती है। तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे फ्लूइड होते हैं उनके लिए ना तो हम शियर मॉडुलस को डिफाइन करते हैं, ना ही उनके लिए यंग मॉडुलस को डिफाइन किया जाता। यानी फॉर ऑल फ्लूइड, आप ये लिख भी सकते हो, फॉर ऑल फ्लूइड्स, तमाम फ्लूइड्स के लिए, ठीक है, यंग एंड शियर मॉडुलस आर 0। यंग एंड शियर मॉडुलस ये 0 होते हैं। यंग एंड शियर मॉडुलाई आर 0, ठीक है, आर 0, ये 0 होते हैं। ठीक है, इनके लिए सिर्फ बल्क मॉडुलस डिफाइन किया जाता है। और सॉलिड्स के लिए तीनों मॉडुलाई डिफाइन कर सकते हैं, यंग भी, शियर भी और बल्क मॉडुलस भी। लेकिन जो फ्लूइड्स होते हैं जिसमें गैस और लिक्विड आ जाते हैं उनके लिए सिर्फ बल्क मॉडुलस डिफाइन किया जाता है। ये मैंने कुछ मटेरियल्स के यंग मॉडुलस जो है वो यहां पे लिख दिए हैं, वो आपने इनको याद कर लेना, देख लेना एक दफा। अच्छा, अब जो इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम कर लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या है, ए स्टील वायर विद ओरिजिनल लेंथ ऑफ 1.5 मीटर, यानी ओरिजिनल लेंथ को हम लिख लेते हैं 1.5 मीटर। ठीक हो गया। एंड इट्स अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया किसे कहते हैं? अगर ये स्टील वायर है तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, क्रॉस करके जो सेक्शन मिलेगा उसका एरिया, तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। और नॉर्मली जो वायर्स होती हैं उनके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। तो ये एरिया हमें गिवन है, एरिया की वैल्यू हमें बता दी है यहां पे कितनी है, 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर। अब मिलीमीटर ऐसा यूनिट नहीं है, मैं अगर इसको ऐसा यूनिट में चेंज करना चाहूं तो 0.5 हो गया, और मिलीमीटर 1 मिलीमीटर 10 की पावर -3 के बराबर है, और साथ ये मीटर आ जाएगा, लेकिन ऊपर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो ये बनेगा 0.5 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। ये मैंने एरिया को लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इट इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, यानी स्ट्रेचिंग कितनी हो रही है, सॉरी जो फोर्स लगाई जा रही है वो कितनी है, 300 न्यूटन है। कैलकुलेट द स्ट्रेस, हमने एक तो स्ट्रेस निकालनी है, सिग्मा स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, और दूसरा फैक्टर कौन सा निकालना है, वो हमने स्ट्रेन निकालना है, स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे। और तीसरी चीज जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं वो यहां पे कुछ भी नहीं है, 2 ही निकालनी है। और इसमें कब ये निकालना है, जब एक्सटेंशन जो प्रोड्यूस हो रही है,
एक्सटेंशन का मतलब डिफॉर्मेशन, चेंज, लेंथ में चेंज, वो हमें दे दी है। चेंज इन लेंथ यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं डेल्टा एल। वो हमें कितनी गिवन है? 0.2 मिलीमीटर है, 0.2 मिलीमीटर। इसे अगर मैं मीटर में लिखूंगा तो 0.2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। ये मैंने इसको भी लिख दिया। अब आपने सिग्मा निकालना हो, स्ट्रेस निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला है फोर्स ओवर एरिया। हमें एरिया तो गिवन है, फोर्स भी गिवन है, आपने सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। यहां पे अगर फोर्स देखें तो वो हमारे पास 300 है, और जो एरिया है वो हमारे पास 0.5 इंटू 10 की पावर -6 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट जो पार्ट है वो कैलकुलेट हो गया। इसके बाद दूसरा जो पार्ट है जिसमें स्ट्रेन निकालनी है, उसके लिए डेल्टा एल ओवर एल करेंगे। डेल्टा एल हमें गिवन है, कितना गिवन है? 0.2 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कितनी है? यहां पे ओरिजिनल लेंथ 1.5 है। तो ये आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, तरीका मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लें। एक कॉपर रॉड विद लेंथ ऑफ, लेंथ हमें बता दी है कितनी है? 0.75 मीटर, एंड द डायामीटर, यानी इसका डायामीटर, ये अगर फर्ज करो कॉपर वायर है इस तरह से, तो इसका डायामीटर हमें दे दिया है, ये सारा डायामीटर होगा। ठीक है, ये हमें गिवन है, इसे डी कर लेते हैं। तो डायामीटर हमारे पास कितना है? यहां पे डायामीटर हमारे पास यहां पे है 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, जिसे लिख सकते हो 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। अच्छा, यहां से अगर मैं रेडियस निकालना चाहूं तो आप जानते हो रेडियस डायामीटर का हाफ होता है। तो मैं अगर 5 इंटू 10 की पावर -3 को हाफ से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा 2.5 इंटू 10 पावर -3 मीटर। ये मैंने रेडियस जो कि सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस होगा, ये हमारे पास जो है वो यहां पे डायमीटर रेडियस आ गया, हाफ ऑफ द डायमीटर। अच्छा, नेक्स्ट यहां पे क्या चीज गिवन है? सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स ऑफ 400 न्यूटन। तो यहां पे जो फोर्स है वो भी हमें बता दी है। फोर्स की वैल्यू कितनी है यहां पे? वो है 400 न्यूटन। गिवन दैट यंग मॉडुलस फॉर कॉपर इज 110 इंटू 10 की पावर 9 पास्कल। तो यंग मॉडुलस की वैल्यू हमें बता दी है 110 इंटू 10 की पावर 9 पास्कल। करना क्या है? कैलकुलेट द एक्सटेंशन ऑफ द रॉड, यानी एक्सटेंशन का मतलब चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल कैलकुलेट करना है। तो बेटा डेल्टा एल निकालने के लिए आप जरा फॉर्मूले को देखो। यंग मॉडुलस किसके बराबर होता है? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, और स्ट्रेस हमारे पास फोर्स ओवर एरिया, और स्ट्रेन होगी डेल्टा एल ओवर एल। ये मैंने यंग मॉडुलस को लिख दिया। यहां से मैं अगर इसको इधर ले आऊं तो y इंटू डेल्टा एल ओवर एल दैट विल बी इक्वल टू एफ ओवर ए। इस तरह से मैं अगर डेल्टा एल को निकालना चाहूंगा तो डेल्टा एल किसके बराबर होगा? ये एल उधर जाके मल्टीप्लाई होगा एफ इंटू एल, और ये जो y है ये नीचे डिवाइड होगा a इंटू वाई। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है। यहां पे ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये सर्कुलर है, और सर्कल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसको, सॉरी, ये जो वायर्स होती हैं इनका चूंकि क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है, और सर्कल का एरिया जैसे निकाला जाता है वैसे ही आप इस क्रॉस सेक्शन का एरिया निकाल सकते हो। और फॉर्मूला क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, सॉरी, सर्कल का एरिया निकालने के लिए? पाई आर स्क्वायर। ये किसके बराबर है? पाई आर स्क्वायर। तो मैं एरिया की जगह पे पाई आर स्क्वायर लिखूंगा, तो डेल्टा एल विल बी इक्वल टू एफ इंटू एल डिवाइडेड बाय एरिया की जगह पे पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, और साथ ये वाई आ गया। अब पाई होता है 3.14, रेडियस हमने पहले ही निकाल लिया, यहां पे ये रेडियस भी कैलकुलेट कर लिया हुआ है, डायमीटर का हाफ, सारे पैरामीटर यहां पे गिवन है। आपने सिंपली वैल्यूज पुट करनी है और आसानी से हमारे पास एक्सटेंशन कैलकुलेट हो जाएगी। तो बेटा ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें आखिरी जो प्रॉब्लम है ये आप खुद करोगे, एज ए असाइनमेंट आपको दी जा रही है। तो बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट
लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।